तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करें वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर की। तो यहाँ पे जो वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि यहाँ पे जो आपका रोटर का मूवमेंट होगा वो लो रिलक्टेंस पाथ की तरफ मूव करे, यानी कि जो आपका रोटर होगा वो हाई रिलक्टेंस पाथ से लो रिलक्टेंस पाथ की तरफ मूव होगा। और जब हम स्टेपर मोटर जब स्टार्टिंग में अपने लर्निंग आउटकम फर्स्ट में डिस्कस कर रहे थे स्टेपर मोटर के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि स्टेटर पे आप या तो नंबर ऑफ पोल्स क्रिएट करते हैं, नंबर ऑफ टीथ्स होते हैं, जिसको आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो आप पोल को एनर्जाइज करते हो, ताकि वो जो पोल आपका एनर्जाइज होगा तो वो आपके रोटर के रोटेशन के लिए यूजफुल होगा। तो यहाँ पे हमने ये कंस्ट्रक्शन बना रखा है आपके वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर का, और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं आप कि ये कैसे आपका काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर फर्स्ट पे चलते हैं। फिगर फर्स्ट पे अब यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो कि आपके स्टेटर पे 4 पोल हैं। ठीक है, यहां पे हम देखें आपके स्टेटर पे ये 4 पोल्स बनाए हैं। ठीक है, और सभी जो स्टेटर पोल्स हैं उसका आपका एक एक वाइंडिंग कनेक्टेड है। अब ये जो वाइंडिंग है वो आपका वाइंडिंग आपने उसको नेमिंग करा है ए से, बी से, सी से, डी से, जिसको आप एक सेमीकंडक्टर स्विच से कनेक्ट करते हो और अपने वोल्टेज सप्लाई से आप इसे कनेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो वोल्टेज सप्लाई है वो आपका डीसी इन नेचर है। ठीक है, तो अब क्या है कि अलग अलग टाइम पे आपका अलग अलग जो आपके स्विच होंगे वो ऑन होंगे, बाकी सारे स्विच आपके ऑफ होंगे, और उस कंडीशन पे आपका ये अलग अलग टाइम पे जो अलग अलग स्विच हैं वो अलग अलग टाइम पे एक्टिवेटेड होंगे, जिससे आपके अलग अलग पोल के वाइंडिंग पे आपका करंट के पास होने से आपका पोल मैग्नेट में कन्वर्ट होगा, यानी कि वो एनर्जाइज्ड होगा, और उससे आपका जो रोटर का रोटेशन है वो पॉसिबल हो सकता है। तो अब अगर इसे वन बाय वन करके समझना चाहें तो वन बाय वन करके समझते हैं। तो सबसे पहले सपोज मान लेते हैं कि आपने स्विच जो एस ए है, यहां पे ये जो स्विच आपका एस ए है इसको आपने ऑन कर दिया। अगर आपका स्विच एस ए ऑन होता है तो जो आपका यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है उसे एक क्लोज पाथ मिलेगा। ठीक है, अब ये जो क्लोज पाथ मिलेगा आप ये देख सकते हो, यहां से करंट निकलेगा आपके एस ए से पास होते हुए आपके वाइंडिंग में पास होगा, और उसके बाद ये आपके सोर्स की नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर जा रहा है। ठीक है, यानी कि जब आपका स्विच ए से क्लोज होगा तो वो आपके वाइंडिंग ए को एनर्जाइज करेगा, जिससे ये जो पोल है वो आपका मैग्नेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर देखा जाए तो जो करंट है, करंट का डायरेक्शन आपके, ठीक है, अब क्या है, अब यहां पे जब आपके कॉइल ए से करंट पास हो रहा है तो आपको भी पता है एम्पीयर सर्कुलर लॉ से कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। तो ऑब्वियस सी बात है आपका कॉइल ए जो है, जो वाइंडिंग ए है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, बाकी के जो कॉइल्स हैं वो अभी डी एनर्जाइज्ड हैं, तो आपका सिर्फ कॉइल ए जिस भी पोल पे लपेटा हुआ है वो सिर्फ मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका जो रोटर है, जो कि रोटर भी आपका सेलिएंट पोल रोटर है, तो उसे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। और यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल बने या साउथ पोल बने, वो कोई भी पोल हो वो आपके आयरन पीस को अट्रैक्ट करता है, यानी फेरोमैग्नेटिक जो आप रोटर यूज करते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होता है, तो वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और उस टाइम आपके इस पोल और रोटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आपका रोटर उस पोजीशन पे होगा। नेक्स्ट टाइम पे हम क्या करेंगे, आपका जो स्विच ऐसे है वो ओपन होगा, और उसी टाइम पे आपका स्विच एस बी जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। जैसे आपका स्विच एस बी क्लोज होगा तो अब हम फिगर 2 पे चलते हैं। अब हम फिगर 2 पे बात करें तो जो आपका एस बी है ये क्लोज होगा। एस बी अगर क्लोज हो रहा है तो अब देखो, अब जो आपके करंट का डायरेक्शन है वो कैसे होगा, अब करंट का डायरेक्शन होगा इस हिसाब से, एस बी से होते हुए आपके वाइंडिंग बी से पास होगा,
और आपके सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से करंट एंटर करेगा। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, जैसे आपका स्विच स्विच एस ए आपका ओपन हो रहा है और एस बी क्लोज हो रहा है, तो आपका वाइंडिंग ए डी एनर्जाइज हो रहा है और उसी टाइम पे वाइंडिंग बी एनर्जाइज हो रहा है। और जैसे वाइंडिंग बी एनर्जाइज होगा, ऑब्वियस सी बात है, अब वो मैग्नेट की तरह मैग्नेट में कन्वर्ट होगा। और जैसे आपका वाइंडिंग बी जिस पोल पे बाउंडेड है वो अगर मैग्नेट में कन्वर्ट होगा, तो वो क्या करेगा, आपके जो रोटर है उस पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने से आपके रोटर का मूवमेंट कैसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे आपका वाइंडिंग भी एनर्जाइज हो रहा है और वो अपने पोल को इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट कर रहा है, तो अब आपके जो सैलिएंट पोल रोटर था उससे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और अब इसका पोजीशन इस तरीके से होगा, क्योंकि आपके वाइंडिंग भी जिस पोल पे है उसमें और रोटर के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एप्लीकेबल हो रहा है। और अब ये आपका रोटेशन ठीक 90 डिग्री के से होगा। और जो आपका वाइंडिंग ए के अक्रॉस जो पोल था, वहां पे जहां पे आपका रोटर था, अब उससे ठीक 90 डिग्री पे आपके बी के पास आपका इलेक्ट्रिक पोल आ जाता है। अब जैसे ये बी के अलोंग आता है, अब क्या करेंगे, स्विच बी आपका ओपन होगा और स्विच जो सी होगा वो क्लोज होगा। अब जैसे स्विच सी क्लोज होगा, तो अब हम फिगर 3 पे चलते हैं। फिगर 3 पे चलें तो अब अगर देखें, जैसे अगर आपका स्विच सी क्लोज होगा, ठीक है, तो अब जो करंट का डायरेक्शन होगा वो आपके सोर्स से निकलेगा और वो आपके सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से इंटर करेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि अब स्विच बी जैसे ओपन हो रहा है, आपका वाइंडिंग भी डी एनर्जाइज हो रहा है, यानी कि वाइंडिंग भी जिस पोल पे था वो अब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रह गया। अब आपके वाइंडिंग सी को आपने एनर्जाइज किया है, तो वाइंडिंग सी से जब करंट पास होगा, तो वाइंडिंग सी जिस मैग्नेटिक पोल पे है उसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट करेगा। और जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा आपके रोटर पे। और जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके रोटर पे लगाएगा, तो आपका जो रोटर है वो रोटेट करेगा और वो आपके वाइंडिंग सी वाले पोल के अलोंग आएगा, यानी फिर से आपके रोटर का 90 डिग्री से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब जो आपका रोटर होगा उसका अलाइनमेंट कैसा होगा, ठीक है, तो अब जो आपका अलाइनमेंट है आपके रोटर का, वो वाइंडिंग सी वाले पोल के अलोंग आ गया, यानी फिर से आपको 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट मिला। और इस टाइम जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इस तरीके से होगा। लास्टली फिर जब आप अपने स्विच एच सी को ओपन करते हैं और एस डी को क्लोज करते हैं, तो अब हम फिगर 4 पे चलेंगे। और फिगर 4 पे जैसे आप एस डी को ऑन करते हैं, तो आपका जो करंट है वो आपके वाइंडिंग डी से निकलेगा और आपके सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से करंट इंटर करेगा। तो इस तरीके से अब क्या हो रहा है कि अब आपका जो कॉइल ए बी सी है वो डी एनर्जाइज्ड है, बट उसी टाइम पे आपका कॉइल डी जो है वो एनर्जाइज हुआ, तो वो जिस पोल पे लपेटा हुआ वो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट करेगा। तो फिर से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके रोटर पे एप्लीकेबल होगा और फिर आपके रोटर का 90 डिग्री से डिस्प्लेसमेंट होगा। और अब जो आपके रोटर का जो नया पोजिशन होगा वो इस तरीके से हो जाएगा और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एप्लीकेबल होगा वो इस तरीके से। ठीक है, तो अब आपके पास 4 फिगर है। चारों फिगर में आप देखो, एक टाइम पे कोई एक स्विच ऑन हो रहा है और उस टाइम पे सिर्फ एक कॉइल एनर्जाइज हो रहा है, तो सिर्फ एक ही पोल आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो रहा है और वो आपके रोटर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एप्लीकेबल कर रहा है और उससे आपके रोटर का जो मूवमेंट है उस पर्टिकुलर पोल के अलाइनमेंट में आ रहा है। उसके बाद जैसे वो उस अलाइनमेंट में आ रहा है, आपने क्या किया, आपने अपने सेमीकंडक्टर स्विच से आपने
प्रीवियस जो स्विच जो ऑन था उसको आपने ऑफ किया और उसके नेक्स्ट जो सीक्वेंस ऑफ स्विच है उसे आपने ऑन कर दिया, तो आपका जो करंट का फ्लो है वो यानी कि जो नेक्स्ट जो आपका कॉइल है उसको आपने एनर्जाइज कर दिया और प्रीवियस वाले कॉइल को डी एनर्जाइज कर दिया। इससे क्या होगा कि वो फिर से आपके नेक्स्ट जो पोल है उसको वो एनर्जाइज कराने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि आपके रोटर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एप्लीकेबल कर रहा है। तो रोटर का आपका 90 डिग्री से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फिर आप क्या हो रहा है, जैसे वो उसका 90 डिग्री से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो आपने फिर प्रीवियस जो आपका कॉइल है उसको डीएनर्जाइज किया, यानी कि आपका सेमीकंडक्टर स्विच जो है उसको आपने ओपन किया और नेक्स्ट जो आपका सेमीकंडक्टर स्विच है वो ऑन होगा। दैट मींस कि आपका जो नेक्स्ट कॉइल है वो एनर्जाइज होता है कि नेक्स्ट पोल को वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट कर सके, जो कि आपके रोटर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एप्लीकेबल करके फिर से उसे 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट करवाएगा। और ये जो सीक्वेंस है वो कंटिन्यूअस होता रहेगा। तो आपका जो रोटर है वो एक स्टेप वाइज रोटेशन उसका पॉसिबल होता रहेगा। तो ये तो था कि एक सिंपल कंस्ट्रक्शन आपके पास, ताकि आप बहुत आसानी से समझ सको कि आपका वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर कैसे काम करता है। अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में जो कि वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर का मेन कॉन्सेप्ट था कि आपके रोटर का रोटेशन हाई रिलक्टेंस से लो रिलक्टेंस की तरफ हो। तो अब आप देखो किसी भी पोजीशन पे देखो, अगर आप जैसे फिगर 2 पे देखें तो फिगर 1 में आपका जो पोल का डायरेक्शन था, आप अगर देखो तो फिगर 1 में आपके जो रोटर का जो रोटेशन था वो कॉइल ए वाले इलेक्ट्रिक पोल की तरफ था। ठीक है, अब जैसे आपका जो कॉइल ए है वो डी एनर्जाइज होता है और आपका कॉइल भी एनर्जाइज होता है, तो कॉइल ए के अलोंग चूंकि फ्लक्स कम है वहां पर रिलक्टेंस आपका बहुत ही ज्यादा होगा। और जैसे आपका कॉइल भी एनर्जाइज हो रहा है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो उसके अलोंग आपका जो रिलक्टेंस है वो मिनिमम होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो रोटर है वो रोटर मूव करेगा हाई रिलक्टेंस से लो रिलक्टेंस की तरफ। फिर जैसे आपका जो कॉइल सी है उसको आप एनर्जाइज करते हो और कॉइल बी को डी एनर्जाइज करते हो, तो जैसे आपने कॉइल को बी को डी एनर्जाइज किया उसके अलोंग जो एक्सिस जो है उस पे आपका रिलक्टेंस का वैल्यू हाई हो जाएगा। और जो सी जो अब आपका एनर्जाइज्ड है, जो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, उसका रिलक्टेंस का वैल्यू कम होगा। तो जो आपका कॉइल सी है उसके अलोंग, अगर ये कॉइल ए के अलोंग का एक्सिस है, ये बी का, तो ये सी के अलोंग में अब आपका रिलक्टेंस कम हो रहा है, तो हाई रिलक्टेंस से लो रिलक्टेंस की तरफ आपके रोटर का रोटेशन होगा। सिमिलरली जब सी को डी एनर्जाइज और डी को एनर्जाइज करोगे तो उस कंडीशन पे डी के अलोंग आपका जो रिलक्टेंस होगा वो कम होगा और सी के अलोंग आपका रिलक्टेंस ज्यादा होगा। तो फिर से आपका मूवमेंट हाई रिलक्टेंस से लो रिलक्टेंस की तरफ होगा। फिर से आपने ए को एनर्जाइज किया, डी को डी एनर्जाइज किया, तो फिर आपका जो रोटर का रोटेशन होगा वो हाई रिलक्टेंस से लो रिलक्टेंस की तरफ होगा। तो इस तरीके से आपका स्टेप बाय स्टेप आपके रोटर का रोटेशन होता जाता है। और चूंकि आपके रोटर का रोटेशन स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, इसलिए आप इसे बोलते हैं वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। ठीक है, तो अब यहां पे जो आपका स्टेप एंगल अगर कोई पूछता है तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि जो आपका स्टेप एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, क्योंकि जब आपका रोटर आपके पोल ए के अलोंग था, तो पोल बी के अलोंग जाने के लिए उसको 90 डिग्री का एंगल ट्रैवल करना पड़ रहा था, इसलिए आप इसमें बोल सकते हैं कि इसका जो स्टेप एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब आप चाहो तो आप इसे निकाल भी सकते हैं। और इसे निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है, इसे निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि आपने स्टेप एंगल अल्फा इज इक्वल टू पढ़ा था एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू एन आर इंटू 360 डिग्री। तो अब एन एस क्या था, आपके स्टेटर पे नंबर ऑफ पोल्स या नंबर ऑफ टीथ, तो यहाँ पे स्टेटर पे नंबर ऑफ पोल कितने हैं, 4 हैं, और रोटर पे आप देख सकते हो जो नंबर ऑफ पोल है वो 2 है। तो उस हिसाब से एन एस का जो वैल्यू है वो 4 है, एन आर का वैल्यू है वो 2 है, अपॉन 4 इंटू 2 इंटू 360। ठीक है, 360 डिग्री। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 4 माइनस 2 2 अपॉन 4 इंटू 2 इंटू 360। तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और ये 4 इसे 360 को 90 डिग्री
से कट करता है, यानी कि स्टेप एंगल का वैल्यू 90 डिग्री। तो प्रैक्टिकली आप यहाँ पे जो चार जो आपके पास फिगर है वहां से आपको क्लियर हो रहा है कि आपका जो स्टेप एंगल है वो 90 डिग्री है, और साथ ही साथ जो आपने फॉर्मूले डिस्कस करे थे अपने लास्ट लर्निंग आउटकम में, वहां से भी जो आपका स्टेप एंगल का जो वैल्यू आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है। तो ये इस तरीके से भी आपका प्रूफ हो रहा है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि 90 डिग्री, अब आप जो जैसे अगर आप वॉचेस में अगर आप यूज करते हैं स्टेपर मोटर, तो वहां पे जो स्टेप एंगल जो होता है वो बहुत ही कम होता है ना। तो आप इसके स्टेप एंगल को रिड्यूस करने के लिए, जैसे यहाँ पे आपने क्या किया था कि एक बार आपने कॉइल ए को एनर्जाइज किया, फिर कॉइल बी को एनर्जाइज किया, फिर कॉइल सी को एनर्जाइज किया, कॉइल डी को एनर्जाइज किया, तो उस तरीके से आपका स्टेप एंगल 90 डिग्री का बन रहा था। अगर उसको 45 डिग्री का बनाना है तो जो आपका जो आप जो एनर्जाइज करवाओगे वो एनर्जाइज कैसे करवाओगे कि पहली बार में आपने कॉइल ए को एनर्जाइज किया, अब कॉइल ए को एनर्जाइज रखते के साथ जो सेकंड स्टेप होगा उसमें कॉइल बी को भी एनर्जाइज कर दोगे। तो ए और बी दोनों जब आपका एनर्जाइज होगा तो इसका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इन दोनों के बीच में बनेगा। तो स्टेप 90 ना लेकर के अब वो 45 का लेगा। फिर नेक्स्ट आप क्या करोगे, ए को डी एनर्जाइज कर दोगे, बी को एनर्जाइज रहने दोगे, तो फिर से आपके रोटर का जो डिफ्लेक्शन होगा वो आपका फिर नेक्स्ट 45 के लिए होगा। जब बी के बाद फिर बी को एनर्जाइज रहने दो, साथ ही साथ सी भी आपका एनर्जाइज हो जाता है। यानी कि देखो हम इसमें ऐसा कह सकते हैं कि 90 डिग्री स्टेप एंगल के लिए जो आपका सीक्वेंस था आपके स्विच को एनर्जाइज करने का, वो ये था कि पहले ए, देन बी, देन सी, देन डी, देन ए, ऐसे करके वो 90 डिग्री का आपको स्टेप एंगल मिल रहा था। आप इस सीक्वेंस में आप उसको एनर्जाइज कर रहे थे। लेकिन अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्विच को जो एनर्जाइजेशन सीक्वेंस है वो आप ऐसा कर सकते हो कि पहले में ए, उसके बाद ए को एनर्जाइज रहने दो और साथ ही साथ आपने बी को भी एनर्जाइज कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, जो कॉइल ए और बी के बीच में इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आपके पॉइंटर का जो आपके रोटर का जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी इन दोनों के बीच में होगा। यानी कि अगर दोनों जो ए और बी जो मैग्नेटिक पोल है अगर उसके बीच का अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 45 पे बनेगा। यानी कि नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो आपके रोटर का 45 डिग्री पे होगा। फिर क्या करोगे, ए को डी एनर्जाइज कर दोगे तो आपका जो कॉइल बी होगा वो सिर्फ एनर्जाइज होगा। तो नेक्स्ट 45 का जो मूवमेंट होगा वो आपके रोटर का पॉसिबल होगा। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, बी को एनर्जाइज रहने देंगे, बी के साथ साथ हम सी को एनर्जाइज कर देंगे, यानी कि नेक्स्ट 45 फिर से मिलेगा। फिर बी को डी एनर्जाइज करोगे और सी को एनर्जाइज रहने दोगे तो नेक्स्ट 45 का मिलेगा। और ये सीक्वेंस हम कंप्लीट करते चले जाएंगे तो हमें 45 डिग्री का स्टेप एंगल मिलेगा, है ना। और अगर आप फर्दर अपने स्टेप एंगल्स को और रिड्यूस करना चाहते हो, जैसे 2 डिग्री पे या 5 डिग्री पे या 8 डिग्री पे अगर आप करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये फॉर्मूला याद है। अगर आप स्टेप एंगल और कम करना चाहते हैं या फिर जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से करना आपको है, तो आप अपने जो स्टेटर और रोटर जो टीथ या पोल है उस हिसाब से सेलेक्ट करोगे कि आपका स्टेप एंगल कम बनता जाए, है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं आपके पास आपके पास सेवरल आपके कह सकते हैं स्टेटर टीथ और रोटर टीथ हैं, जहां पे अलग अलग जो आपके जो स्टेटर टीथ पेयर हैं या फिर पोल पेयर हम कह सकते हैं, उसको अलग अलग टाइम पे अलग अलग आप एनर्जाइज करोगे ताकि आपके रोटर का स्टेप वाइज रोटेशन हो सके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके दो जो आप देखो तो ये आपका ए डैश है पोल पेयर, जहां पे आपने एक सिंगल वायर को लपेटा, यानी कि दोनों जो वायर हैं उस पे जो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग है उसको आपने सीरीज में कनेक्ट करके टर्मिनल 2 निकाले हुए हैं। यानी कि एक टाइम में ये दोनों टीथ आपके एनर्जाइज होंगे और एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल बनेगा। तो सेम आपने फिर देखो फिर आपने बनाया है बी और बी डैश का, फिर आपने पेयर सी और सी डैश का बनाया, उसके बाद पेयर आपका डी और डी डैश का बन रहा है। और इस तरह से सीक्वेंस अगर देखो तो आपके रोटर का रोटेशन होता रहेगा, यानी कि अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग पल्स सिग्नल आप अलग अलग पोल पेयर्स को देते जाएंगे तो आपका रोटेशन डिफरेंट होता जाएगा। और उस टाइम पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम काउंट करें कि टोटल नंबर ऑफ आपके जो स्टेटर पोल्स हैं वो कितने हैं, तो वो हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ।
ठीक है। और जो आपका रोटर टीथ है आपको क्लियरली दिख रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है। तो इस टाइम पे अगर हम निकालना चाहे कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आपका जो रोटर होगा वो लेगा, स्टेप एंगल कितना होगा, तो स्टेप एंगल इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू एन आर इंटू 360 डिग्री। तो एन एस यहाँ पे है 8, एन आर 6 अपॉन 8 इंटू 6 इंटू 360 डिग्री, है ना। तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 8 इंटू 6 इंटू 360 डिग्री। तो 2 इसे 4 टाइम में कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। और ये 4 360 को 90 डिग्री से कट करेगा और 6 इस 90 को कट करेगा, तो वो 15 डिग्री होगा, यानी कि स्टेप एंगल आपका 15 डिग्री है, जो कि आपको आपके फिगर में भी दिखाया जा रहा है। ठीक है, यानी यहां पे आपके रोटर का रोटेशन होगा विथ स्टेप एंगल 15 डिग्री।